कल आप में से किसी का प्रश्न था कि अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार होना है बिना वारंट, वो अगर किसी बंद स्थान में प्रविष्ट होता है और बंद स्थान का कोई भारसाधक अधिकारी है ही नहीं, अधिकारी कह गए, थाने के भारसाधक अधिकारी के बार बार कहने के कारण उच्चारण में आदत बन जाती है। उस बंद स्थान का भारसाधक कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति है ही नहीं, तब क्या होना चाहिए? क्या इस व्यक्ति को जो बिना वारंट गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, उस बंद स्थान के किसी बाहरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोलने की अधिकारिता ये होगी या नहीं? क्योंकि कंडीशन जो वहां लिखी है वो तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड मेक ए रिक्वेस्ट, सबसे पहले वो निवेदन करें बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति से, उसके उपरांत ही वो कोई बाहरी द्वार या खिड़की तोड़कर खोल सकता है। और कोई बंद स्थान का भारसाधक है ही नहीं और वो व्यक्ति बंद स्थान में प्रविष्ट हो चुका है, तो फिर देखना होगा कि क्या किया जाए। तो एक बड़ी सीधी बात है, सेक्शंस का इंटरप्रिटेशन हमने आपसे पहले भी कहा, इसे करने की जो कला होती है, जिसे आप लीगल अप्रोच कहते हो, वो कला ही यही है कि सेक्शन जिस लिए बना उस बात को देखना। सेक्शन काहे के लिए बना है? सेक्शन इस बात के लिए बना है कि जो बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति है, उसका बंद स्थान पर जो अधिकार है, उस अधिकार को अनावश्यक तौर पर अतिक्रमित न किया जाए, इसलिए बना है सेक्शन। क्योंकि व्यक्ति की गरिमा है। अगर हम बंद स्थान के भारसाधक हैं, आप मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? इफ देयर इज द नेसेसिटी देन प्लीज टेल मी। हम आपको उचित सुविधा न दें, हम आपको अबाध प्रवेश न करने दें, तो आप बल का उपयोग करो, अन्यथा बल के उपयोग की जरूरत क्या है? सेक्शन इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जब वहां पर बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति है ही नहीं, तो फिर निवेदन करने का तो कोई अर्थ बचा नहीं। अच्छा, आगे सेक्शन को देखें तो सेक्शन कहता है कि अगर बंद स्थान का भारसाधक व्यक्ति है और अबाध प्रवेश नहीं करने देता, इसका मतलब रेजिस्टेंस करता है, तो पुलिस ऑफिसर को हक है कि वो बंद स्थान के किसी बाहरी द्वार या खिड़की को तोड़कर उसमें प्रवेश कर ले। इसके मतलब पुलिस ऑफिसर की जो आवश्यकता है उसका सम्मान लेजिस्लेचर ने किया है, और साथ ही उस बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति की जो गरिमा है उसको मेंटेन करने का प्रयत्न किया गया है। तो जब वो वहां है ही नहीं, तो उसकी गरिमा को चोट पहुंचने का तो कोई ठीक है कारण यह है ही नहीं, तब उसके ठीक है हक को कौन सी चोट पहुंच रही है? और अगर वो होता तो भी उससे रिक्वेस्ट करता वो, और अगर रिक्वेस्ट डिनाई होती तो भी प्रवेश करता। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में प्रवेश ये तो रोका ही नहीं जा सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि क्या उसने निवेदन किया या नहीं, और निवेदन क्यों है? जो संदर्भ निकल रहा है उस संदर्भ में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि निवेदन सिर्फ उसकी गरिमा की रक्षा के लिए। तो हमेशा जहां पर कानून मौन है वहां पर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये किए जाएंगे, क्योंकि कानून सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाया गया, कानून इसलिए बनाया गया कि लोगों के हकों की रक्षा हो। हमने आपको एविडेंस एक्ट में पढ़ाया था, जब एविडेंस एक्ट की बात कर रहे थे,
कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति यह साक्ष्य में अग्राह्य है। तो इसका अर्थ यह निकला कि सामने वाला जो संस्वीकृति कर रहा है उसे यह मालूम होना चाहिए कि यह पुलिस ऑफिसर है। अगर उसे यह मालूम नहीं है कि यह पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसका कोई सींग तो लगे नहीं होंगे, न कोई वो पिशाचों जैसा दिख रहा होगा, वो भी हमारे आपके जैसा आदमी होगा। और अगर वो ट्रेन में आपके साथ यात्रा कर रहा है तो जब तक वो ये बताए ना कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, तब तक आपको क्या मालूम कि आप पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस ऑफिसर है या नहीं, ये उसे कैसे मालूम हो सकता है। और आपने उससे कोई संस्वीकृति कर ली कि हमने अमुक अपराध किया है, तो वो पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति है। लेकिन आपने जिस व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति की थी वो सिर्फ आपकी नजर में व्यक्ति था, वो पुलिस ऑफिसर नहीं था। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति को जो अग्राह्य बनाया है उसके पीछे कारण है कि पुलिस ऑफिसर अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग करके लोगों से संस्वीकृतियां प्राप्त न कर ले, इसलिए बनाया। तो जब आपको यह मालूम ही नहीं था कि अमुक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, तो आप तो उसे व्यक्ति मान रहे थे। और उसके समक्ष जो संस्वीकृति आपने की, जो कन्फेशन आपने किया, उसके दूषित होने का सवाल ही कहां है। तो यह संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य होगी, क्योंकि आपने किसके समक्ष संस्वीकृति की देखा यह जाएगा, यह नहीं देखा जाएगा कि जिसके समक्ष संस्वीकृति हुई उसकी हैसियत क्या है। कानून यह चाहता है कि संस्वीकृति स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसके समक्ष हुई इससे कोई ताल्लुक नहीं है। संस्वीकृति करने वाला जिसके समक्ष संस्वीकृति कर रहा है उसकी नजर में वो कौन है, यह महत्व की बात है। महत्व की बात यह नहीं है कि संस्वीकृति किसके समक्ष हुई। आपने देखा था वहां पिछले एविडेंस एक्ट में सेक्शन 28 था और शायद वर्तमान में 24 या ऐसे कुछ होगा कि धमकी, उत्प्रेरणा, वचन, इनके द्वारा कराई गई संस्वीकृतियां भी ग्राह्य हो जाती हैं कुछ परिस्थितियों में। केवल कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें वो अग्राह्य होंगी। तो इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि बंद स्थान का भार साधक व्यक्ति है और वो उपस्थित नहीं है, और कोई व्यक्ति उस बंद स्थान में प्रविष्ट हो गया है और वो गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन है। तो अगर गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन है तो गिरफ्तार होगा, क्योंकि अगर बंद स्थान का भार साधक व्यक्ति मौजूद भी रहा होता तो भी केवल रिक्वेस्ट ही तो हुई होती, और अगर रिक्वेस्ट डिनाई हुई होती तो फिर बाहरी द्वार या दरवाजा ये सब तोड़कर उसने प्रवेश पाया होता। तो जब है ही नहीं तो रिक्वेस्ट का कोई मतलब बचा नहीं। इसलिए हमेशा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, आपने ये भी देखा था, ये तो कहीं नहीं लिखा कि मजिस्ट्रेट जब गिरफ्तारी करेगा तो भी 24 आवर में उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा, लेकिन एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होगा। सीआरपीसी भले ही ना लिखा हो, लेकिन अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये तो मूल अधिकार है कि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार हो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले ही जाना पड़ेगा। और शायद इन्हीं दशाओं को ध्यान में रखकर मूल अधिकार बनाया होगा कि विभिन्न स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं उनमें गलती से कहीं पर ऐसी स्थिति आ भी जाए कि गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी
मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को उपस्थित करने से, ठीक है, मुक्त कर प्रतीत हो, तो भी गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी पर यह लीगल ड्यूटी बनी रहे कि उसे गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना है। आपसे मतलब नहीं है। यहां जो कानून का उद्देश्य है वो गिरफ्तार व्यक्ति के हक की रक्षा करना है। जिसने गिरफ्तार किया वो कोई देवता होता है मजिस्ट्रेट, कोई भगवान जी मजिस्ट्रेट होते हैं आके? आप ही और, ठीक है, आपके जैसे लोग यही मजिस्ट्रेट होते हैं। और आप कितने ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो, ये हमें बताओ जरा। आप कितने ईर्ष्या और द्वेष इससे मुक्त हो? आप कितने कम चोर हो, हमें ये बताओ। आप कितने कम बेईमान हो, ये हमें बताओ। तो क्या पीसीएस जे क्वालिफाई करते ही कोई पाइप लगेगा आपके सिर में कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ये सब घुस जाएगी आपके सिर में? रहोगे तो आप वैसे ही, कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा। तो फिर अगर आप गिरफ्तार करोगे तो आप हमेशा सही ही करोगे, ये कोई प्रिजम्पशन तो नहीं हो सकता। इसी दशा का उपचार ये करने के लिए अनुच्छेद 22 इसे फंडामेंटल राइट ये रखा है व्यक्ति का, क्योंकि विश्वास किसी पर नहीं है, विश्वास व्यवस्था पर है, व्यक्तियों पर नहीं। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में केवल आदमी है जो आदमी प्रारूप में तो पैदा होता है, उसका प्रारूप तो आदमी का होता है, लेकिन तत्व में वो आदमी होगा ये आने वाले दिनों में तय होता है। ठीक है ना? और प्रारूप में कोई चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारूप में कोई चीज है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तत्व में वो क्या है, अंतर इससे पड़ता है। तो आप जरा बताएं, आदमी यही केवल दुनिया की अकेली ऐसी मखलूक है जो जब पैदा होती है तो सिर्फ प्रारूप में आदमी होती है। तत्व में आदमियत इसे अर्जित करनी होती है। तत्व में आप जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे आदमियत अर्जित करेंगे। आदमियत आपके पास नहीं होती। ठीक है, कुत्ता कुत्ते के रूप में पैदा होता है, तत्व में भी प्रारूप में भी। इसीलिए किसी कुत्ते से यह नहीं कहा जाता कि तुम थोड़े कम कुत्ते लगते हो। आदमी से कहा जाता है कि तुम आदमी तो नहीं दिखते, जबकि वो आदमी दिख रहा होता है। वो आदमी दिख रहा होता है, फिर भी कहते हैं तुम आदमी नहीं लगते हो। इसका मतलब आदमियत अर्जित करनी है, और कुत्ता ही अर्जित नहीं करनी है, वो प्रदत्त है। यही आदमी और पशु का फर्क है। आदमी आदमियत की ओर जा सकता है और आदमी कुत्ते की ओर आ सकता है। कुत्ता कांस्टेंट है, वो कुत्ते से नीचे नहीं जा सकता और कुत्ते से ऊपर भी नहीं जा सकता। आप अपने को श्रेष्ठ कहते हैं कि आप भगवान की श्रेष्ठ मखलूक हैं, तो जरा अपनी श्रेष्ठता के दावे इसकी जांच भी करिए। आपको श्रेष्ठता प्रदत्त नहीं है, या यूं कहें आपको प्रकृति ने जो श्रेष्ठता दी है वो किस प्रकार की है, किस तरह की है, जरा इसकी जांच करिए। किसी गुमान में न रहिए कि आप पैदाइशी श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप पर कोई विश्वास कानून में नहीं है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के रूप में आप हो और चाहे सीजीआई के रूप में आप हो। आप पर कोई विश्वास नहीं, व्यवस्था पर विश्वास है। इसलिए कानून को भगवान कहा है, न्यायाधीश को भगवान नहीं कहा, कानून को भगवान। क्योंकि न्यायाधीश ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो शैतान भी हो सकता है।
जिन लोगों ने भगत सिंह को फांसी दी होगी वो न्यायाधीश थे। हम चलो भारतीय हैं, हमारे मन में भगत सिंह के प्रति कोई सम्मान हो सकता है, लेकिन दुनिया के किसी ज्यूरिस्ट से भगत सिंह के ट्रायल में जो कुछ हुआ वो सामने रखो और पूछो क्या ये न्यायाधीश का कृत्य है? ये तो जुडिशियल मर्डर है, ये तो न्यायिक हत्या है। क्योंकि आपने आरोप क्या लगाया था? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने, ठीक है, के प्रयत्न का यह आरोप था उन पर, जो पिछली आईपीसी में धारा 121 थी जिसमें मृत्युदंड प्रोवाइड था। तो सवाल यह है कि उन्होंने फिर बम उन सीटों पर क्यों फेंका जहां कोई बैठा ही नहीं था, और बम इतनी ताकत का क्यों नहीं फेंका? जब फेंकने पहुंच ही गए तो इतनी ताकत का फेंकते कि सारी बिल्डिंग, ठीक है, ये नष्ट हो जाती है। उन्होंने सिर्फ जो बम फेंका था वो पटाखों की तरह का था, किसी को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता था। और उन्होंने अपने ट्रायल में कहा था, उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय फेसबुक भी नहीं थी, कि आप अपना वीडियो अपलोड कर दें और जो आप कहना चाहते हैं वो दुनिया तक पहुंच जाए। उस समय अखबार, केवल एकमात्र अखबार माध्यम था, और उनके पास पैसे नहीं थे कि अखबार छपवाते या पंपलेट बंटवा देते। तो उन्होंने ट्रायल में कहा कि हमने सिर्फ इसलिए फेंका क्योंकि हम जानते थे ऐसा करने के बाद जब मेरा ट्रायल चलेगा तो मेरी बात अखबार छापेंगे, हम जो बोलेंगे वो अखबार छापेगा, और फिर मेरी बात पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। तो ये भारत सरकार के विरुद्ध, क्योंकि युद्ध करने का आशय होता है, क्योंकि कानून तो आशय को दंडित करता है, कानून कृत्य को दंडित नहीं करता। केवल कुछ अपवादिक दशाएं हैं। हमने आपसे चर्चा की थी, जब आईपीसी पढ़ाएंगे तब देखेंगे भी कि दुर्व्यवहार ये आप करो तो आपका कृत्य दंडित होगा, लेकिन अगर दुर्व्यवहार को छोड़कर आपने कुछ किया है तो आपका आशय दंडित होता है, आपका कृत्य तो दंडित नहीं होता। तो इसलिए फांसी तो नहीं होनी चाहिए थी। तो न्यायाधीश महोदय हमेशा ठीक करेंगे, ये कहां से आ गया? ये तो कहीं से नहीं आया। इसलिए कानून को भगवान कहा है, न्यायाधीश महोदय को भगवान नहीं। और दिक्कत यह है कि आप कानून जानते ही नहीं है, इसलिए आपको न्यायाधीश महोदय भगवान नजर आते हैं, क्योंकि आपने परंपराएं सीखी हैं, कानून नहीं। आपको ये मालूम ही नहीं कि वॉट एवर आई एम आस्किंग दैट इज लॉ एंड इट इज माई लीगल राइट, दे कैन नॉट डिनाई इट। ठीक है, वो इसे मना नहीं कर सकते, ये आपको मालूम ही नहीं है। आपने तो सिर्फ सीख लिया है कि इस प्रकार की एप्लीकेशन दी जाती है और वो एप्लीकेशन लेके आप खड़े हैं। अब क्योंकि वो दी जाती है इसलिए, क्योंकि कानून में लिखी है, इसलिए वो एप्लीकेशन अगर अलाउ होने लायक है तो अलाउ हो गई। आप समझ रहे हैं कि उन्होंने आप पर कोई कृपा कर दी है और आप सरकार बहादुर, सरकार यानी कौन कौन से शब्दों से उन्हें नवाज रहे हैं। वो आपका लीगल राइट, ये आप जानते ही नहीं है। आप सब चीज परंपरा से सीखे हुए हैं, इसलिए आपको न्यायाधीश भगवान नजर आते हैं। कानून भगवान है, सब कुछ वो देता है, और ऐसा न्यायाधीश महोदय आपको कुछ नहीं देंगे जो कानून में नहीं लिखा है। भले न्यायाधीश आपके पुत्र हो, आपके पिताजी हो, कोई हो, अगर वो न्यायाधीश होंगे तो उन्हें वही देना पड़ेगा आपको जिसकी अनुमति कानून देगा। तो इसलिए न्यायाधीश महोदय को भगवान मत मानिए, कानून को भगवान मानिए, और कानून का पर्पजिव इंटरप्रिटेशन ये करिए।
उसका उद्देश्यात्मक निर्वचन यह होता है। हम लोग कल बात कर रहे थे मेडिकल एग्जामिनेशन की, और कहां तक बात हुई थी? 51 और 52 दो की बात हुई। आज सेक्शन 53 इस पर बात होनी है। सेक्शन 53 ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, यानी सेक्शन 53 व्यक्ति के गिरफ्तार होने की दशा में लागू हो रहा है, और जानबूझकर यहां अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है, ये नहीं लिखा है। और जब नहीं लिखा है तो आप अपनी तरफ से ये शब्द जोड़ नहीं लेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप अपनी तरफ से शब्दों को जोड़ लेते हैं, उन शब्दों को जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। जैसे पीछे लिखा था, जबकि व्यक्ति अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है। बेलेबल, नॉन बेलेबल कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है अपराध के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है। और यह भी नहीं लिखा है कि सेक्शन 51 का कंप्लायंस केवल तब तक हो सकता है जब तक कि वो गिरफ्तार रहता है, यह भी नहीं लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 51 की कंप्लायंस तब भी हो सकती है जब वो गिरफ्तार हुआ और जमानत पर छूट गया। ठीक है ना? इसका मतलब तो यह निकला। लेकिन अनावश्यक आप कानून को अपने हिसाब से पढ़ लेते हो, जो उसमें लिखा ही नहीं है, वो अपने मन से उसमें जोड़ देते हो, और कानून का अर्थ करने की बजाय उसका अनर्थ कर देते हो। तो जो कुछ लिखा है, उस लिखे को जब तक विधायिका ने स्वयं कोई विशेष अर्थ न दिया हो, तब तक लिखे का जो सामान्य अर्थ है उसी को समझिए। उसके अलावा उन शब्दों का कोई अर्थ ये लिया ही नहीं जाता। और यही दांडिक विधियों के निर्वचन का नियम है। जब भी आप कोई दांडिक विधि इसका निर्वचन करेंगे तो आप लिखे शब्द का वो अर्थ लेंगे जो सामान्य भाषा में उस शब्द का अर्थ माना जाता है। जब तक विधायिका ने स्वयं उस शब्द को कोई विशेष अर्थ ये न दिया, हमने कई बार आपको उदाहरण दिए हैं, ठीक है, कि विधायिका स्वयं एक शब्द को अर्थ देती है कि इस अधिनियम में इस शब्द का यह अर्थ समझा जाएगा। जैसे उसमें परिवाद, आप देखें परिवाद का सामान्य अर्थ ये तो शिकायत है, तो कंप्लेंट। लेकिन यहां यह कहा कि जब कंप्लेंट, परिवाद ये किसी मजिस्ट्रेट से किया जाए, ठीक है, तब उसे परिवाद मानेंगे। अगर आप किसी अन्य से कर रहे हो, ठीक है, तो वो परिवाद नहीं माना जाएगा। और पुलिस ऑफिसर उससे परिवाद नहीं करते, आप उसे सूचना देते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर को आप क्या देते हैं? सूचना। और सूचना का मतलब क्या निकला? सूचना का मतलब यह निकला कि हमने सूचित कर दिया, नाउ यू शुड प्रोसीड। क्यों? पुलिस ऑफिसर के पास दंडित करने का कोई हक नहीं है। उसके पास जो हक है वो सिर्फ इतना कि जिसके विरुद्ध सूचना दी गई है उसे न्याय के समक्ष उपस्थित कर दे। इसलिए पुलिस ऑफिसर को क्या मिलती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन। उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन्फॉर्म आपने कर दिया, बात खत्म हो गई, क्योंकि संज्ञेय अपराध है। उसे लेजिस्लेचर ने स्वयं इस कैटेगरी में रखा है कि इस अपराध को करने के आरोपियों से हम स्वयं निपटेंगे। ठीक है ना? संज्ञेय अपराध की दशा में राज्य स्वयं अपनी पुलिस के माध्यम से
आपसे निपटने की व्यवस्था ये कर रहा है। ठीक है, तो राज्य की मशीनरी आपसे सिर्फ इतनी अपेक्षा करती है कि अगर आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है तो आइए हमें बता दीजिए, बस बात खत्म, आपकी भूमिका खत्म। अब हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो कंडक्ट करेगा प्रोसिक्यूशन को, हमारी पुलिस है, वो देखेगी मामले को, आपकी भूमिका खत्म। लेकिन एक और तरीका ये भी आपको दिया, हमारी पुलिस आपकी नहीं सुनते, आप मजिस्ट्रेट से कहिए, या स्वयं अपराध ऐसा है जिसे हमने इस नेचर का माना है कि इसमें पुलिस का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, तो हमने उसे असंज्ञेय अपराध ये बनाया। अब आप मजिस्ट्रेट से कहिए, और मजिस्ट्रेट से आप परिवाद करेंगे। परिवाद एक विशेष प्रकार का कथन है, वो सामान्य कथन नहीं है। उस कथन की अपनी विशेषता है कि परिवाद जब आप मजिस्ट्रेट से करेंगे तो चाहे वो लिखित हो और चाहे वो मौखिक हो, यद्यपि कचहरी में जो परंपरा है वो लिखित परिवाद करने की ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मौखिक नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं है आप ये कहो कि हम ऐसा करते रहे तो आप वैसा करते रहे होंगे, लेकिन जैसा आप करते रहे उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, यह कहना ठीक नहीं। ठीक है, आप करते रहे होंगे, तो लिखित और मौखिक ये परिवाद आप करेंगे मजिस्ट्रेट से। और परिवाद कहेंगे किसे? जब आप मजिस्ट्रेट से ये कहेंगे कि किसी ने आपके साथ कोई अपराध किया है और मजिस्ट्रेट स्वयं विधि द्वारा जो शक्ति उसमें निहित की गई है उस शक्ति का उपयोग करे और उस अपराधकर्ता को आहूत करके दंडित करे, क्योंकि मजिस्ट्रेट दंडित कर सकता है, इसलिए उससे परिवाद है, उससे शिकायत है, उससे आप शिकायत कर रहे हो। और ये आम जीवन में भी देखोगे, आप पिताजी से शिकायत करते हो, माताजी से शिकायत करते हो, जब शिकायत करते हो तो आपकी मंशा क्या होती है कि पिताजी अपनी अथॉरिटी का उपयोग करें और परिवार में जिसने आपके साथ गलत किया है उसे दंडित करें। यही भाव उठाकर के कानून में रखा गया है, इससे कुछ अलग कानून में नहीं रखा गया। ठीक है ना, जो कुछ तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। अब तो वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जो कुछ इस मेज में है इसकी रचना भी अणुओं और परमाणुओं से हुई है, और ब्रह्मांड की सभी चीजों की रचना अणुओं और परमाणुओं से हुई है। तो जो तत्व में है वही ब्रह्मांड में है। जो घर चलाने का नियम है वही देश चलाने का नियम है। देश चलाने के नियम कुछ अलग नहीं है, बस आपको विश्लेषण ये नहीं आता, आप शिकायत और सूचना इसके अंतर को नहीं जानते। ठीक है ना, आप सूचना और शिकायत के अंतर को जिस दिन समझ लेंगे, एफआईआर और परिवाद एकदम क्लियर समझ में आएगा। कोई कारण ही नहीं कि एफआईआर और परिवाद एकदम क्लियर समझ में ना आए। लेजिस्लेचर ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन शब्दों के साथ खेल मत करिए। जब तक विधायिका स्वयं उन्हें कोई विशेष अर्थ न दे तब तक उनके जो सामान्य अर्थ हैं उन्हीं को निकालिए। अगर उसने कहा कि व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है तो बस इतना ही मानिए, व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है। तो ये तो कहा नहीं कि अपराध के आरोप पर गिरफ्तार हुआ, ये तो कहा नहीं, उसने आगे कुछ कहा ही नहीं। तो फिर इतना ही सुनिए और इतना ही समझिए, क्योंकि ना हम ना आप ना सीजीआई कोई इस बात के लिए परमिट नहीं है कि जो शब्द लिखा है उससे इतना आगे या इतना पीछे ये पढ़ पाए, कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, नो वन इज अलाउड, इवन द लेजिस्लेटर्स आर नॉट अलाउड। यही कहा था किसने? अल्फ्रोस ने।
कि विधि स्वतंत्र आज्ञापक है, ये किसी समादेशक के द्वारा समादेशित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो समादेशक ऊपर है, समादेशित नीचे है। वो कहते हैं कि विधि, अल्फ्राउस गलत नाम ले गए, ओलाई प्रोनम। वो कहते हैं कुछ तथ्य ये अस्तित्व में आ जाते हैं, उसके बाद विधि स्वतंत्र आज्ञापक बन जाती है। वो तथ्य क्या है? बस केवल औपचारिक मत विभाजन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, प्रख्यापन हो गया, उसे आज्ञापक अभिव्यक्ति के साथ लिख दिया गया, उसमें कुछ शब्द जोड़ दिए गए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ठीक है ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे अभिव्यक्त कर दिया गया। बस तुम विधि को वैध मानना शुरू कर दिए और विधि को बाध्यकारी मानने का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है ये आप में पैदा हो गया। और ये ओलाई प्रोना ही है जिनकी वजह से स्कैंडिनेवियन विचार को मनोवैज्ञानिक विचारधारा ये भी कहा जाता है, क्योंकि ये मनोविज्ञान की बात करते हैं। ये कहते हैं मन में एक प्रभाव पैदा होता है, और वाकई वो प्रभाव पैदा होते हैं, हम देखते भी हैं। आपको जो लिखा है वो दुनिया में नहीं दिखता, तो आपके पढ़ने में कमी है, क्योंकि जो लिखा गया वो देखकर लिखा गया, वो है इसलिए लिखा गया, और इसलिए भी लिखा गया कि आप उसे पढ़कर जान लो कि ऐसा है, और फिर जो अब तक नहीं लिखा गया उसे खोजो, इसलिए लिखा गया है। इसलिए नहीं लिखा गया कि तुम लिखो पढ़ो और नंबर ले आओ और सो जाओ, इसलिए नहीं लिखा गया। हमने कहा ना कि कंपटीशन क्वालिफाई होना ये बाया प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही जब कानून आएगा। पढ़ने के लिए जाता है, आपके साथ उलट स्थिति है, आप नंबर लाने के लिए पढ़ते हो, आप सेलेक्ट होने के लिए पढ़ते हो। पढ़ा तो पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने में आनंद है, और उसका रिवार्ड तो आपको, अगर आपने वाकई पढ़ा तो तुरंत मिल जाता है, क्योंकि वो आनंद तो आपको तत्काल प्राप्त हुआ। अब जो मिलेगा वो तो ब्याज है, उसके बाद की बात। तो पढ़ने के लिए पढ़िए, और पढ़ने के लिए पढ़ने की कला ये है, जो लिखा है उसे पढ़िए, जो आपके मन में है उसे मत पढ़िए। कहता है जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है मीनिंग देयर भाई, यदि सेक्शन 53 अस्तित्व में आ रहा है, सेक्शन 53 बड़े वैल्यूएबल राइट की चर्चा कर रहा है, और वो महत्वपूर्ण अधिकार क्या है कि व्यक्ति मेडिकली खुद को एग्जामिन करने की मांग भी कर सकता है, और जो चिकित्सा व्यवसायी है उसे शरीर पर कोई ऐसी चोटें दिख रही हैं जिनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन किए जाने की जरूरत है, वो स्वयं भी कर सकता है, ठीक है। और पुलिस ऑफिसर, इन्हें भी बाध्य किया गया है कि whenever you are going to arrest somebody, तो तुम्हारे अधिकारों की रक्षा ये भी हो, कहीं ऐसा हो सकता है पहले से चोट हो, या पहले से उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिसके कारण से पुलिस को स्पेशल प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। क्योंकि आगे देखेंगे सेक्शन आ जाएगा, पहले था हमारा ख्याल है पहले 56 था जो ये कहता था, अभी भी है, अब शायद 57 है, जो ये कहता है कि पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भोजन उसमें शामिल है, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखना होगा, ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा का बेहतर ख्याल, ये कैसे होगा जब गिरफ्तार व्यक्ति को बीमारी क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये पता लगे। तो सेक्शन 53 जो डिजाइन किया है वो 3 कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस कर देने के लिए डिजाइन कर दिया। 3 कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, सोसाइटी का इंटरेस्ट है, और आपका राज्य का, लोक का, पुलिस तो लोकहित की प्रतिनिधि है, तीनों का इंटरेस्ट है।
और तीनों को बैलेंस करते हुए ये डीन रास्को पाउंड की आर्ट आपको यहां दिखाई देगी। हम वही कहते हैं, अगर जूरिस्प्रूडेंस समझ में नहीं है तो कानून को समझने में दिक्कत है। हमने बार बार कहा कि राजा तो बहुत विक्रमादित्य का नाम क्यों लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, जानकार हैं। उद्देश्यात्मक निर्वचन, और उद्देश्यात्मक निर्वचन की जरूरत कभी भी पड़ जाती है, कभी भी पड़ जाती है, ठीक है। और जो लोग उद्देश्यात्मक निर्वचन के जानकार रहे हैं वे किसी भी मेथोडोलॉजी में हो, उन्हीं को याद किया जाता है, ठीक है ना। कहते हैं कि मुस्लिम मेथोडोलॉजी में मौला अली ये इल्म के जानकार थे। क्यों? क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करके रास्ता निकाल सकते थे, इसलिए इल्म के जानकार। विक्रमादित्य इसलिए महान कहे गए क्योंकि वो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये अपने में एक कला है, और वही न्यायाधीश आज भी याद किए जाते हैं जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये देते हैं। सेक्शन 53 कहता है जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, पुलिस की ड्यूटी है कि गिरफ्तार व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल करें। पहले 56 में था, अब शायद 57 में है, 56 में ही है, तो 56 में ही है अभी भी। हम चूंकि 58 में वो आ गया तो इसलिए हम 57 अंदाज से बोल रहे थे। 56 पहले, आज भी 56। कहता है कि पुलिस ऑफिसर को स्वास्थ्य और सुरक्षा इसका ख्याल करना होगा। तो स्वास्थ्य का ख्याल करें कैसे हम? हमें क्या मालूम? भाई गिरफ्तार व्यक्ति, ये तो लिखा नहीं कि बीमार आदमी अपराध नहीं करेगा, ये कोई प्रिजम्पशन तो है नहीं, तो करेगा, और जब करेगा तो हम गिरफ्तार करेंगे। अगर हमें गिरफ्तारी की शक्ति होगी तो हमने गिरफ्तार किया, हम स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो कुछ जरूरी है वो करें कैसे? खुद तो वो बताएगा नहीं, और बताए भी तो ऐसे तो हमें कोई कुछ भी बता देगा। स्वस्थ को हम गिरफ्तार करेंगे, वो कहेगा कि हम तो बीमार हैं, हमारे लिए तो एसी लगवाओ, जरूरत हो सकता है उसको कोई बर्न इंजरी हो, ऐसी कोई इंजरी हो जिसमें एसी जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें कोई कुछ भी बताएगा। तो लोकहित इसकी मांग करता है क्योंकि लोक का हित कायम है। लोक का हित इसमें कि लोगों का विश्वास व्यवस्था में रहे। जिसे हमने गिरफ्तार किया है वो दोषी हो भी सकता है और निर्दोष भी हो सकता है। अगर निर्दोष है और उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को कोई क्षति पहुंची तो लोग का विश्वास हटेगा, यह अच्छी स्थिति नहीं होगी। तो लोक का हित यह है कि व्यवस्था में लोगों का विश्वास ये बना रहे। इसलिए जब भी व्यक्ति गिरफ्तार हो, पहले ये नहीं था, पहले सेक्शन जो 54 था वो ये कहता था जब व्यक्ति रिक्वेस्ट करे और अपराध के आरोप पर गिरफ्तार, उसको सुधारा है। जब 1 जुलाई 2024 को नई सीआरपीसी लाए, हालांकि पहले जो निर्णय विधि थी उसके प्रभाव से जब व्यक्ति गिरफ्तार होता था तो वो मेडिकली एग्जामिन करा लेते थे, लेकिन निर्णय विधि के साथ दोष ये है, कल न्यायालय का निर्णय बदल गया तो निर्णय विधि बदल गई। स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस आते हैं वो सबसे अच्छा प्रारूप है कानून का। कानून विभिन्न प्रारूपों में पाया जाता है, रूढ़ि के प्रारूप में, निर्णय विधि के प्रारूप में, इनेक्टेड लॉ के प्रारूप में, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है? इनेक्टेड लॉ। ये अल्फ्रांस ने कहा है कि विधि उतनी वैध दिखाई देती है जितना उसका स्रोत निश्चित होता है। वो निश्चित स्रोत से आए तो वो उतनी वैध दिखाई देती है। तो विधायन ये सबसे बेहतर स्वरूप। सेक्शन 53 कहता है जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ऑफिसर जो कहता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात, तुरंत, एट वंस, जैसे गिरफ्तार हुआ सबसे पहला काम यही करेंगे आप, क्योंकि आपकी ड्यूटी यहीं से शुरू हो गई उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखने की। सुरक्षा का ख्याल ये भी रखना है कोई उस पर आक्रमण ना करे, वो प्रतिहिंसा का शिकार यह हो सकता है।
ठीक है, आप जैसे देखते हैं ना, कानून नहीं जानते इसलिए फेसबुक पर ज्ञान बघाड़ते हैं आप। अगर कानून जानते होते और गिरफ्तार व्यक्ति की जगह खुद को रखते तो कानून बड़ा युक्तिसंगत नजर आता है। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जिस पर अमुक अपराध का आरोप लगा उसे तो जनता को सौंप देना चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि जैसे ही वो गिरफ्तार करता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखे। इसीलिए पुलिस तुरंत बीच में आती कि ना, आप नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं, आप मारेंगे हम आपको उठा पटक देंगे, अभी हम आपको अरेस्ट करेंगे। उनकी नौकरी चली जाएगी। जैसे ही वो किसी गिरफ्तार करते हैं, वो तुरंत बीच में आ जाते हैं कि ना, कतई नहीं, कतई आप छू नहीं सकते। स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है, उन पर एक्शन होगा। और जरा खुद सोचिए, आप गिरफ्तार हो गए झूठे आरोप पर, नहीं हो सकते, और आपको जनता को सौंप दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? तो फेसबुक पर ज्ञान बघाड़ना ये बड़ा आसान है, और वो आप बघारी इसीलिए पाते हैं क्योंकि कानून की कोई जानकारी, और कानून जिन संदर्भों से आ रहा है, कानून जिस पर्पस के लिए आ रहा है, उसकी कोई जानकारी आपको नहीं है। इसलिए न कानून के प्रति आपकी श्रद्धा है, न विश्वास है, और ना ही उसकी रीजनेबिलिटी ये आपको समझ में आती है। और मजेदारी ये है कि जो पढ़ाने के लिए आपको शिक्षक महोदय आते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम होता, इसलिए वो भी आपको ये बता चले जाते हैं कि होता तो कुछ और ही है, लिखा तो कुछ और ही है। ठीक है, और जो कुछ होता है वो लिखे के आधार पर होता है। यह अलग बात है कि लिखे की व्याख्या न्यायाधीश महोदय यथार्थवादियों के मुताबिक, अपनी परवरिश के मुताबिक कर देते हैं। यह अलग बात है। यथार्थवादी इसी संशय में तो है, और यही उनका काम भी है कि वो कहते हैं कि सुधार के उत्साह से वो प्रेरित हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग अपनी परवरिश के आधार पर चीजों को व्याख्यायित करते हैं, इसलिए अच्छी परवरिश के लोग वहां जाए। जब हमें पता लग गया कि बीमारी यहां से पैदा हो रही तो हम रोकेंगे नहीं। जब हमें पता लग गया कोरोना पास पास बैठने से पैदा हो रहा तो हम सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन नहीं करेंगे। सबसे पहली जरूरत तो यह है कि हमें पता लगे दिक्कत कहां पर है। ठीक है, तो कहता है जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, प्राइवेट इसके लिए नहीं रखा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी, और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, यानी मजबूरी की बात है, मजबूरी, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी। ठीक है ना, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, उसके लिए पहले कह दिया कि 52-53, पहले क्या है 51 में लिख दिया कि सेक्शन 52-53 के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अर्थ यही होंगे जो स्पष्टीकरण में लिखे गए हैं, यानी जो चिकित्सीय अहर्ता रखता है और जिसका नाम, ठीक है, मेडिकल रजिस्टर में एज ए डॉक्टर शामिल है। ठीक है, तो वही रहेगा। तो जहां मजबूरी है वहां किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी परीक्षा की जाएगी। कहता है परंतु यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है तो वह ऐसा कर सकेगा। जहां चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि अभियुक्त के शरीर पर ऐसी चोटें मौजूद हैं जिनका नेचर पता करने के लिए कैसे आई है, क्योंकि अगर हथियार से चोट पहुंचेगी तो अलग ढंग की चोट होगी, किसी लाठी से पहुंचेगी अलग ढंग की होगी। चोट का नेचर यह बताता है कि चोट का स्रोत क्या है और चोट लगभग कितने समय पहले लगी होगी। ठीक है, और जो सामान्य, देखिए दो जांचें होती है, एक मेडिको लीगल होती है। मेडिको लीगल का पर्पस क्या है कि चोट कैसे आई यह भी पता किया जाए और उसका उपचार यह भी किया जाए। और सामान्य तौर पर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो चोट के स्रोत का पता नहीं करता वो,
उपचार करता है, ठीक है। वो ये नहीं पता लगाने की कोशिश करता है कब आई होगी, कैसे आई होगी, नो, ये मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ उपचार है। चोट लगी है उसका उपचार होगा। तो अगर जो फर्स्ट, ठीक है, आपका 53 सबसेक्शन 1 है, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन हो रहा, कोई बीमारी तो नहीं है, ताकि वो बात स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखना है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पुलिस ऑफिसर की है, ठीक है, उसके पर्पस से जो प्रिकॉशन गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में लिए जाने जरूरी हो वो लिए जा सकते। लेकिन अगर कुछ ऐसा भी है जिससे अपराध उसके साथ किए जाने की संभावना दिखाई देती है, तो अगर एक्सपर्ट की राय यह है कि इसका एक और मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो एक्सपर्ट कर तो नहीं पाएगा क्योंकि पुलिस के पास है, भाई पुलिस के पास है, वो तो मेडिकल एग्जामिनेशन और होना चाहिए, सिर्फ ये राय दे सकता है एक्सपर्ट। जैसे अभियुक्त को चोट लगी हुई है, वो शिकायत करता है कि पुलिस ने उसे मारा है या कुछ और बात है, या उन व्यक्तियों ने जिससे झगड़ा होने के आरोप पर वो गिरफ्तार है उसका कहना उन्होंने भी हमें मारा है, ठीक है, तो उन्होंने मारा है, अब इसका विचारण होना चाहिए। ये हो सकता है उन्होंने मारा हो लेकिन वे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी संभव है। और यह भी संभव है कि दोनों तरफ से झगड़े हों, दोनों तरफ से झगड़े हों, इनने भी मारा हो उनने भी मारा हो, और यह भी हो सकता है कि शुरुआत उन्होंने की हो इन्होंने फिर मारा हो, कुछ भी हो सकता है। तो विचारण होना चाहिए, और विचारण के लिए चोटों का एग्जामिनेशन होना चाहिए मेडिको लीगल। लेकिन मेडिको लीगल कर नहीं पाएंगे, वो सिर्फ राय दे पाएगा। भाई डॉक्टर तो सिर्फ राय दे पाएगा, पुलिस कहेगी चलो तो क्या कर लेंगे। तो आपका 53 कानून के मुताबिक काम करने को कौन बाध्य है? मजिस्ट्रेट। और 53 के बाद पुलिस लाएगी कहां? विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के पास। भाई 24 आवर तो आ ही जाना है। इसीलिए इन्हीं सब बातों को निवारित करने के लिए 24 आवर में आप व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएंगे, ये बाध्यता रखी गई। इन्हीं बातों के लिए आप वहां लाएंगे। आप कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए फर्दर, ये एक्सपर्ट की राय है, ठीक है। यह एक्सपर्ट ऐसी राय देगा इन चोटों के कारण से, तो आप हमारा कराइए। तो मजिस्ट्रेट आपके अधिकार की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है, और इसी के लिए उसे 167 में ताकत उसके समक्ष, ठीक है, अभिरक्षा तय करने की दी गई है। वो अभिरक्षा तय करे कि अस्पताल में होना चाहिए अभियुक्त को, चोटों का एग्जामिनेशन हो और वो अस्पताल में रहे, क्योंकि 53 इन चोटों के और परीक्षण किए जाने की जरूरत है, वो वहीं रहे और अभिरक्षा अस्पताल की रहेगी। 167 में तो वो कोई अभिरक्षा तय कर सकता है, कोई भी अभिरक्षा। इसीलिए 167 जो पुराना है अब तो शायद 187 हो गया है, ठीक है, लेकिन जो पहले 167 था वही अब 187 है। तो वहां किसी प्रकार की अभिरक्षा यह तय करने का हक मजिस्ट्रेट को मिला है। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम 187 में नंबर पर पढ़ेंगे और 53वें नंबर पर पढ़ेंगे, लेकिन 53 और 187 ये परस्पर जुड़े हैं, सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है। पूरी सीआरपीसी एक साथ एप्लीकेबल होती है, पूरी बीएनएसएस एक साथ एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो 53 कहता है, परंतु यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकेगा। परंतु ये और कि जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, व्यक्ति की कोई परिभाषा यहां नहीं दी, लेकिन पहले आईपीसी में दी थी और अब बीएनएस में दी है। व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति शब्द में शामिल है। तो कहता है परंतु यह और की
जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है, वहां उसके शरीर की परीक्षा केवल महिला चिकित्सा अधिकारी है, और जहां महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं महिला, यहां ठीक है, और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कहा जहां उपलब्ध नहीं है वहां रजिस्ट्रीकृत महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा या उसके पर्यवेक्षण के अधीन ये की जाएगी, सुपरविजन उसी का रहेगा महिला का। ठीक है, तो ये अब 53 के माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को मिले, और खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, हुसैन खातून, नीलमती बेहरा, these are the authorities which are decided by the Supreme Court on Article 21, and on the basis of these authorities it has been said by the jurist कि जो आपराधिक न्याय प्रशासन है इसमें बहुत सुधार हुआ है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो हक हैं गिरफ्तार व्यक्ति के, हम लोगों ने देखा था, पीछे आया था सेक्शन 50 था कि मित्र या नातेदार, सेक्शन 50 बोल के पुराना याद रहता है, अब पुराना तो नहीं है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने देखा था गिरफ्तार व्यक्ति का यह हक था कि उसके मित्र या नातेदार को सूचना मिलनी चाहिए उसकी गिरफ्तारी की। तो ये जो हक है उनके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्वयं मजिस्ट्रेट जब उसके समक्ष व्यक्ति लाया जाए तो स्वयं मजिस्ट्रेट इन अधिकारों की सूचना ये गिरफ्तार व्यक्ति को दे, नहीं तो इन अधिकारों का कोई मतलब हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये तो ठीक है 53 अभी 1 जुलाई 2024 से आया, लेकिन वो निर्णय विधि भावना में है, इस पर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो निर्णय विधि बेकार हो गई। हमने कहा ना, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होगा हर चीज का, वो जिस उद्देश्य को साधने के लिए किया गया इंटरप्रिटेशन था वो अभी भी मौजूद है। इसलिए ये ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की कि वो सूचित करे। ठीक है, और यही हम आपको कल कह रहे थे कि अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आदेश, निर्देश और रिट तीनों जारी हो सकते हैं। उन रिटों के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, और दुख और जो क्षोभ का विषय है वो ये है कि आप जब लॉ कॉलेज में बैठते हैं, लॉ कॉलेजेस में, तो आप बड़ी विद्वता पूर्ण ढंग से, क्योंकि आपको पढ़ाया ही वही गया है, आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो क्या करोगे, ये क्या होगा, रिट जारी होगी, जबकि आदेश भी होगा, निर्देश भी होगा, और रिट जिसमें 5 प्रकार की रिटें आएंगी वो सब कुछ होगा। अब आप सोचो कि अगर आपने ये उत्तर दिया है कि फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, और आप कहते हो रिटें जारी होंगी जो 5 प्रकार की होती है, तो आपने कई % उत्तर दिया है, कितने प्रतिशत उत्तर दिया है? ये तो 33% भी नहीं है, क्योंकि आदेश तो बोला नहीं आपने, निर्देश तो बोला नहीं आपने, रिट वो भी 5 प्रकार की, जबकि लिखा क्या, रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती है, लिखा ही है। तो आपने कई % उत्तर दिया है, उसमें गलती आपकी नहीं है, वो तो सब परंपरा से ही चल रहा है ना, वो तो वही से ही चल रहा है। ठीक है, जबकि नीलमती बेहरा, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डीके बसु, इन सब में अनुच्छेद 21 की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस यानी निर्देश, डायरेक्शन की हिंदी निर्देश होती है, वो जारी किए हैं। तो अगर उन्हें हक नहीं है अनुच्छेद 32 में तो जारी कैसे कर दिए? ठीक है ना, उन्हें अनुच्छेद 32 में हक है कि वो निर्देश जारी कर सकते हैं, ताकि निर्देश एक बार दे देंगे तो बार बार वो स्थिति वहां नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो निर्देश अनुच्छेद 141 के साथ जब पढ़े जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो देश की विधि ये माना जाएगा। ठीक है ना, और सब लोग वैसे काम करना शुरू कर देंगे। तो मजिस्ट्रेट के लिए निर्देश जारी किए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय ने
कि ऑल दीज राइट्स विच आर अवेलेबल टू ए डिटेन्ड पर्सन, टू ए अरेस्टेड पर्सन, वो सारे अधिकार मजिस्ट्रेट उसे सूचित करे whenever he has been brought by the authorities before him। जब उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है तो इन अधिकारों की सूचना वो स्वयं दे, ये अपेक्षा की गई है। ठीक है, आगे कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की इस प्रकार परीक्षा करने वाला चिकित्सा अधिकारी यह राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी परीक्षा का अभिलेख तैयार करेगा, खाली क्योंकि जो कुछ यहां हो रहा है वो साक्ष्य के प्रयोजन से हो रहा है। ठीक है, व्यक्ति को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से भी हो रहा है, लेकिन साक्ष्य उत्पन्न हो इसके प्रयोजन से भी हो रहा है। कल कोई कहे क्योंकि अक्यूज वो तो देख ही रहा हमें गिरफ्तार कर लिया, वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ शिकायत कर सकता है, इन्हें कराई नहीं थी। अब मजिस्ट्रेट महोदय साथ साथ तो घूम नहीं रहे थे। ठीक है, और हमने कहा कि सिस्टम ऐसा है कि अगर शायद इस सिस्टम में राम ने रावण को मारा होता और चतुर और चालाक गवाह ये आ जाते तो राम रावण की हत्या में आजीवन कारावास काटते और रावण सीता के अपहरण के आरोप से दोषमुक्त ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है क्योंकि इससे बेस्ट व्यवस्था हम खोज नहीं पाए अभी तक। हमने कहा ना कि व्यवस्था को खत्म कर देना ये बड़ा आसान है, नई व्यवस्था निर्मित करना ये बड़ा कठिन है। तो इस व्यवस्था में भले ही कुछ अन्याय होता हो, लेकिन जब तक नई व्यवस्था ना आए अगर हम इसे रिप्लेस कर देंगे तो फिर अन्याय अन्याय ही होगा और कुछ होगा ही नहीं। इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता, यद्यपि इसमें लूपहोल हैं फिर भी नहीं हटाया जा सकता। तो यहां जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एविडेंस क्रिएट करने के लिए भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ करने के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि किया गया या नहीं किया गया इसकी शिकायत कभी भी हो जाएगी और जब शिकायत होगी तो फिर ये तय करना पड़ेगा कि वैसा जैसा लिखा गया हुआ था या नहीं। और तब साक्ष्यों की जरूरत होगी, तो साक्ष्य अगर हम पैदा कर सकते हैं तो हमें पैदा करना चाहिए। इसलिए न सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बल्कि उसका अभिलेख, अभिलेख को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड लिखित तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, उसका कहता अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर पर किन्हीं क्षतियों या हिंसा के चिन्हों तथा अनुमानित समय का वर्णन करेगा जब ऐसी क्षति या चिन्ह पहुंचाए गए होंगे। तो आप देखेंगे वहां कचहरी में कहते मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट निकालो, तो निकालते हैं, वो अभिलेख जो तैयार हुआ है और उसमें सब लिखा होता है कि इंजरी नंबर 1 and 2 आर काज्ड बाय हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, ड्यूरेशन फ्रेश। ठीक है, ये सब कुछ लिखा होता है। ड्यूरेशन फ्रेश लिखने का मतलब यह कि चोट 6 घंटे, लगभग 6 घंटे पहले आई होगी। ठीक है, उसे फ्रेश लिखेंगे। तो सवाल यह है, सारी चीजें वहां होती हैं और जो कुछ लिखा है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे कहता है जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है वहां ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को दी जाएगी, क्योंकि यहां गिरफ्तार व्यक्ति के हक की रक्षा हो रही। अगर केवल पुलिस के पास या केवल अस्पताल के अधिकारी के पास वो रिपोर्ट की प्रति रहेगी तो भले ही पुलिस और अस्पताल के प्राधिकारी उसमें कोई बदलाव न करें, लेकिन दोनों क्योंकि सरकारों के अधीन है और सरकार ही प्रोसिक्यूट करेगी, क्योंकि सरकार कार्यकारी एजेंसी है राज्य की और राज्य ही डिसाइड करेगा, न्यायपालिका भी स्वयं राज्य है। ठीक है ना, लेकिन जैसे आपका दिमाग सोचता है और हाथ करता है, ऐसे ही राज्य के अलग अलग काम हैं जो अलग अलग अंग कर रहे हैं।
दिमाग का काम हाथ नहीं करता और हाथ का काम दिमाग नहीं करता, लेकिन दिमाग जब काम करता है तो भी आप ही करते हो और हाथ जब काम करता है तो भी आप ही करते हो। न हाथ का काम बड़ा है न दिमाग का काम छोटा है। दिमाग कुछ कहे ये करो और हाथ कहे नहीं करेंगे तो भी नहीं हो सकता, और हाथ कुछ करना चाहे और दिमाग निर्देश न दे तो भी नहीं हो सकता। दोनों का सामंजस्य जरूरी है। इसलिए न्यायपालिका न छोटी है न सरकार बड़ी है, न सरकार छोटी है न न्यायपालिका बड़ी है, कुछ नहीं है। हमने कहा था आपसे, ये जो व्यवस्था है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। एक ही तल पर तीनों हैं, सरकार, न्यायपालिका, विधायिका। सरकार का काम अलग, विधायिका का अलग, न्यायपालिका का अलग। तीनों जब अपना अपना काम करेंगे तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सीधी बात। जब न्याय निर्णय होगा तो जज साहब की बात चलेगी। जब कार्यपालन होगा यानी इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस जो चाहेगी करेगी, इन्वेस्टिगेशन में जो चाहेगी करेगी, मीनिंग देयर बाय कानून के मुताबिक जो चाहेगी करेगी, कानून से बियॉन्ड नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक ही होता है। अदरवाइज तो गुंडागर्दी होती है, अदरवाइज तो गुंडागर्दी होती है। आप कहते हो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कानून के मुताबिक करेंगे ना, और कानून कौन बनाएगा? विधायिका, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ठीक है ना। तो कहता है कि एक प्रति उसे भी मिलेगी अभियुक्त को। क्यों? इसलिए क्योंकि पुलिस भी सरकार की है, सरकार ही प्रोसिक्यूट करेगी, और अस्पताल भी सरकार का है। अगर उसे हम कॉपी नहीं देंगे तो भले ही पुलिस और अस्पताल कतई ना बदले उस रिपोर्ट को, लेकिन उसके मन में ये, ठीक है, प्रश्न पैदा हो सकता है, और उसके मन में न हो, इन फेसबुकियों के मन में जरूर होगा, और ये जरूर सवाल उठाते घूमेंगे कि वो तो बदल ली होगी। फेसबुकियों की एक अजब कहानी है। ये जब तक रिपोर्ट न लिखे, ठीक है, तब तक पीड़ित के साथ हैं, और जैसे ही सजा मिले ये अभियुक्त के साथ है। ठीक है, इनकी अजब कहानी है। ठीक है, जैसे ही सजा हो जाती बोले गरीब आदमी को हो गई, और जब तक रिपोर्ट न लिखा बोले लिखती नहीं, वो तो गरीब आदमी के खिलाफ, वो तो अमीर आदमियों को लिखती है खाली, गरीब आदमी तो लिखती नहीं। इनकी अजब कहानी है, क्योंकि इन्हें सिर्फ आलोचना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए, और फिर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हुआ। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सीआरपीसी या बीएनएसएस के विभिन्न प्रावधानों में शामिल किए गए। इसीलिए जहां प्रक्रिया बन जाती है वहां आप प्राकृतिक न्याय की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स ऑलरेडी इसमें इनेक्ट रहते हैं। तो यहां कहता है कि आप एक प्रति उसे भी देंगे जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन आपने किया है। अब तो हम नहीं बदल लेंगे, बदलेंगे तो आपके पास कुछ और होगा, बदला हुआ कुछ और होगा। तो न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हुआ। तो न्याय की जो प्रक्रिया है वो जब चलेगी तो इस प्रकार चलेगी कि वो होता हुआ दिखे। तो सेक्शन 53 ये कहता है। 54 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त, आइडेंटिफिकेशन। देखिए एक चीज खूब समझ लीजिए, अगर आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है तो ये कहां रिलीवेंट होगी? पहले भारतीय ठीक है साक्ष्य अधिनियम धारा 9 उसके अंतर्गत इसका साक्ष्य दिया जाता था, और अब मेरा ख्याल है 7 होगी, 6 या 7। ठीक है, ये बीएसए जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसकी जो धारा है 6 या 7 में होगा। कितने है? 7 में है, 6 में है? ठीक है, 6 में है, देख लिया था, क्योंकि जब देख ही रहे हो तो मेजर ही देख लो फिर क्या है। ठीक है, नहीं 7 में, ठीक है ना। तो आज 7 में सुसंगत है,
रिलीवेंट है, और आइडेंटिफिकेशन कराया जरूर जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे वहां बहुत आप कहते हैं शिनाख्त नहीं कराई गई, तो शिनाख्त नहीं कराई गई ये अपने में अकेली बात ऐसी नहीं हो सकती जो आपको अपराध के आरोप से मुक्त करती हो, अकेले ये कोई बात नहीं है। जैसे हम लोग देखेंगे अभी जब हम इस अरेस्टिंग के चैप्टर को समअप करेंगे तो एक बात चलेगी कि अरेस्टिंग से संबंधित जो प्रोविजंस हैं अगर इनको फॉलो न किया जाए तो परिणाम क्या आएंगे, क्योंकि ये भी तो एक बात है अपने में, भाई सब बातें लिखी, अब ये बातें न हो तो परिणाम क्या होगा, इसकी चर्चा ये भी तो होनी चाहिए, तो उसकी यथास्थान करेंगे। अभी तो प्रोविजन से ही चल रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन या शिनाख्त ये नहीं की गई, अकेले इस बात का कोई मतलब नहीं हो सकता। हां, कोई अन्य साक्ष्य अवेलेबल नहीं है और शिनाख्त भी नहीं कराई गई, अब मतलब है ठीक है, आपको लूटते 10 लोगों ने देखा और 9 आके अदालत में कह रहे हैं कि हमने देखा ये लूट रही थी, अब शिनाख्त का क्या मतलब? नहीं कराई हमने वादी से शिनाख्त, क्योंकि वादी की आंखों तो तुमने पट्टी बांध रखी थी, ठीक है, उसकी आंखों तो मिर्चा झोंक दिया था, वो तो तुम्हें देख ही नहीं पाया था, क्या कराते शिनाख्त, क्यों कराते? ठीक है, हमारे पास अन्य गवाह हैं, क्यों कराएं शिनाख्त? अच्छा चलो, हमारे पास अन्य गवाह भी है और शिनाख्त अगर हम करा लेते तो बेहतर होता, नहीं कराया हमने, तो जो कुछ ठीक है जरूरी है उसे कराया जाना चाहिए, ठीक है, अगर हमारे पास अन्य गवाह भी हैं और शिनाख्त ये करा लेते तो बेहतर होता, नहीं कराई शिनाख्त, अन्य गवाह तो हैं, जब कुछ ना हो तो शिनाख्त जरूरी है। इसीलिए आप सेक्शन 54 देखेंगे तो कहता है जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है, किसी अपराध, फिर आ गया किसी अपराध को करने के आरोप पर, क्योंकि अब शिनाख्त की बात हो रही है, वहां मेडिकल एग्जामिनेशन की बात हुई थी, और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जा रही है, अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाए, आवश्यक मतलब बिना शिनाख्त कुछ हो ही नहीं सकता, आवश्यक समझी जाती है, तो वहां वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है, यानी जिसकी अधिकारिता में अपराध हुआ है, थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर, यह भी खूब होता है वहां कचहरी में, यह भी खूब देख लीजिए 54 में, हक आपका नहीं है शिनाख्त, कई बार आपको एज ए जूनियर कई लोग कहते हैं हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दो, आप मजिस्ट्रेट क्या लेके पहुंच जाते हैं और हंसी का पात्र बनते हैं, आपको कोई हक नहीं है आइडेंटिफिकेशन की मांग का, ये पुलिस अधिकारी का हक है कि वो अगर उचित समझता है, अन्वेषण उसे करना है, अन्वेषण में साक्ष्य उसे संकलित करना है, अगर उसे अन्य साक्ष्य मिलना है, आइडेंटिफिकेशन वो अनावश्यक समझ रहा, अगर उसे लगता है कि अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए शिनाख्त जरूरी है तो कराएगा, और अगर उसके पास अन्य एविडेंस है नहीं कराता, तो अगर नहीं है और वो शिनाख्त भी नहीं कराता तो तुम्हें फायदा होगा, तुम छूट जाओगे, तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले? इसलिए आपको देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहां कहता है वो जिसकी अधिकारिता पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, यानी शिनाख्त की जो रीति है उसे निर्धारित करने का हक न्यायालय का, ठीक है ना, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा, बट हु, ठीक है, मे मेक एप्लीकेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन, दैट इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नॉट यू, ठीक है ना, एंड व्हेन, ठीक है, ही मे मेक द एप्लीकेशन व्हेन he thinks it will be just and proper that identification parade should be conducted, ठीक है, तो करेगा, ये आपका हक नहीं है, ये आईओ का हक है, ठीक है। फिर कहता है परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, यानी जिसे
शिनाख्त करनी है, जिसे आइडेंटिफिकेशन करना है, वो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है। अब आप कहेंगे तो आयु ने एप्लीकेशन क्यों दी? जब वो मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त था तो आपने एप्लीकेशन क्यों दी? तो आयु क्या देवता है? उसे आकाशवाणी हो रही है वो मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है या हो गया? जिस समय उसने एप्लीकेशन दी उस समय नहीं था, अब हो गया। जब ऑर्डर हुआ कोर्ट का तब तक हो गया मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त। ये कोई कानून बना हुआ है प्रकृति की ओर से कि जिसकी शिनाख्त के लिए एप्लीकेशन दे दी जाएगी फिर वो मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो प्रोविजन तो बनाने पड़ेंगे। कहता है कि शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो और पहचान की प्रक्रिया किसी श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित की जाएगी। यानी सेक्शन को पूरा पढ़ें तो बात यह निकल कर आती है कि नो डाउट जिसे आइडेंटिफिकेशन करना है वो मेंटली साउंड नहीं है, लेकिन इतना निःशक्त नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन कर ही ना पाए। दो बातें हो सकती हैं। हम मानसिक रूप से निःशक्त उसे भी कहेंगे जो मेंटली उतना साउंड नहीं है कि स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन कर पाए, और जो मेंटली अनसाउंड है। दोनों बातों में फर्क हो गया। यानी सेक्शन पूरा पढ़ें तो यह निकल कर आता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त है किंतु इतना निःशक्त नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन न कर पाए। तो फिर न्यायालय आदेश देगा कि ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी। सुपरविजन फिर मजिस्ट्रेट का होगा, और मजिस्ट्रेट जो पर्यवेक्षण कर रहा है वो ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। यानी जो मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है उसके लिए जो सुविधापूर्ण हो, उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उससे शिनाख्त कराई जाए। ठीक है ना? उन पद्धतियों, जैसे बच्चा है उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो वो तो डरेगा शिनाख्त करने में। तो अगर उसकी मां, उसके पिता, उसके नियर रिलेटिव ये साथ रहें तो नहीं डरेगा, तो मजिस्ट्रेट कहेगा नहीं ये साथ रहेंगे, ये साथ रहेंगे। साथ रहने में क्या दिक्कत? हाँ, पिता और माता बताए ना कि इन्हें पहचान लो, इसके लिए श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से सारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है ना? बच्चा पहचानेगा क्योंकि सुविधापूर्ण है उसके लिए, वो अकेले डरेगा। अच्छा, उसके लिए मजिस्ट्रेट अपरिचित, पुलिस वाले, उनसे वो डरेगा। जो उसके साथ के लिए खड़े हैं वो तो उनसे भी डरेगा। इसीलिए आप कभी बाल साक्षी न्यायालयों में आते देखें तो बाल साक्षी जब आता है तो जो जज होते हैं वो सबसे पहले उसके लिए चॉकलेट मंगाते हैं, उसके लिए कुछ खाने पीने को मंगाएंगे। अब आप कहते हैं कि वहां पैसे लिए जाते हैं ये वो, अच्छा ये चीजें कहां से आए? ये भी तो पैसों से ही आती हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इसके लिए चॉकलेट लेके आओ, मिठाई लेके आओ, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, थोड़ी देर बैठा देंगे, उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। स्कूल में कहाँ पढ़ते हो, कितने पढ़ते हो, कौन मारता है, कौन पीटता है, कौन टीचर कैसे है, ऐसी बातें करते हैं ताकि वो फेमिलियर हो जाए। फिर उसका साक्ष्य ठीक है रिकॉर्ड करते हैं। तो बाल साक्षी डर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन में चीजें रखी गई। ठीक है, आज बात यहीं तक रखेंगे। सेक्शन 55 कल बात करेंगे हम लोग, देखेंगे।